गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पहला कारक तो पढ़ लिया था, धातु धनायन की प्रकृति। धातु धनायन की प्रकृति में हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें पहला था धातु धनायन का आकार, दूसरा था धातु धनायन पर आवेश, तीसरा था धातु धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, चौथा था धातु धनायन की विद्युत ऋणता, पांचवा पॉइंट था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, और छठा पॉइंट कौन सा था, धातु धनायन की इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति। ठीक है, तो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले पहला कारक क्या था, धातु धनायन की प्रकृति। आज हम दूसरा कारक स्टार्ट करेंगे, लिगैंड की प्रकृति। कौन सा, लिगैंड की प्रकृति। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है लिगैंड का आकार। लिगैंड का आकार। अब संकुल का जो स्थायित्व है वो क्या होता है, लिगैंड के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है लिगैंड का आकार। ठीक है, यानी कि लिगैंड जितना बड़ा होगा संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। लिगैंड आकार में जितना बड़ा होगा संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है, अब आकार क्या है, आकार बढ़ रहा है। आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि फ्लोरीन जो है, आयोडीन जो है वो क्या है, आकार में सबसे बड़ा है। आकार क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, आकार के व्युत्क्रमानुपाती है, तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। ठीक है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, इधर भी F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। ठीक है, तो देखो ये उदाहरण में फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है और ये क्या है, आयोडाइड है। तो इनमें आकार क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आकार क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ने के साथ क्या होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, घटेगा, क्योंकि संकुल का स्थायित्व जो है वो लिगैंड के आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। तो ये था लिगैंड की प्रकृति का पहला पॉइंट, लिगैंड का आकार। अब दूसरा आता है संकुल पर आवेश या लिगैंड पर आवेश। दूसरा कौन सा है, संकुल पर आवेश आवेश या फिर कह दो लिगैंड पर आवेश। अब संकुल का जो स्थायित्व है, संकुल का स्थायित्व जो है वो क्या होता है, संकुल पर आवेश या लिगैंड पर आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व जो है वो किसके समानुपाती होता है, संकुल पर आवेश के या फिर लिगैंड पर आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिगैंड पर आवेश या फिर संकुल पर आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। संकुल पर आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं लिगैंड पर आवेश की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, लिगैंड पर आवेश की। तो लिगैंड कौन सा है, N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस।
अब देखो यहाँ पर आवेश क्या हो रहा है, आवेश क्या हो रहा है, 3 माइनस 2 माइनस और माइनस क्या हो रहा है, घट रहा है आवेश। तो आवेश घटने के साथ ये क्या है, संकुल का स्थायित्व आवेश पर क्या है, आवेश की समानुपाती है। तो आवेश घटेगा तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, संकुल का स्थायित्व भी घटेगा, संकुल का स्थायित्व भी घटेगा। ठीक है, O2 माइनस एंड F माइनस, F माइनस O2 माइनस एंड N3 माइनस। आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे माइनस है। आवेश घट रहा है तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब हम संकुल पर आवेश की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन लिगेंडों से बने ही संकुल की बात करते हैं, इन लिगेंडों से बने ही संकुल का एग्जाम्पल लेते हैं, इन लिगेंडों से बने ही संकुल का एग्जाम्पल लेते हैं। इन लिगेंडों से बने ही संकुल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल पहले नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया, FeCN5N5 माइनस, फिर ऑक्सीजन का लिया FeCN5O, इधर क्या है 4 माइनस, एंड तीसरा संकुल कौन सा है, FeCN5 एंड F, ये क्या है 3 माइनस। ठीक है, अब देखो ये जो इन लिगेंडों से जो ये संकुल बने हैं, इन संकुलों पर आवेश क्या है, आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। इन संकुलों पर आवेश क्या हो रहा है, पहले -5 था, 5 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है। तो संकुल पर आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है ना। संकुल पर आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। और संकुल का स्थायित्व क्या है, संकुल पर आवेश की क्या है, समानुपाती है। संकुल का स्थायित्व जो है वो किसके समानुपाती है, संकुल पर आवेश के समानुपाती है। ठीक है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं लिगेंड पर आवेश के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे संकुल पर आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है, तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी क्या चला रहेगा, ये वाला। ठीक है, आवेश घट रहा है तो स्थायित्व भी क्या होगा, घटेगा, स्थायित्व भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट, संकुल पर आवेश या फिर लिगेंड पर आवेश। अब अपने तीसरा पॉइंट आता है लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। लिगेंड की क्षारीय प्रकृति, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति या फिर यूं कह दो लुईस क्षार। लिगेंड की क्षारीय प्रकृति या फिर यूं कह दो लुईस क्षार। अब आपको पता है कि लुईस क्षार क्या होता है, पता है लुईस क्षार क्या होता है, लुईस क्षार वो होता है कि वे परमाणु या समूह जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस अवधारणा के अनुसार, लुईस अवधारणा के अनुसार वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं या फिर दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रहण करते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं या लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है, तो लिगेंड की क्षारीय प्रकृति या फिर हम बात करते हैं लुईस प्रकृति। ठीक है, तो अब संकुल का स्थायित्व इससे कैसे प्रभावित होता है, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति से कैसे प्रभावित होता है, तो देखो संकुल का जो स्थायित्व है, संकुल का स्थायित्व जो है वो क्या होगा, इसकी लुईस क्षार प्रकृति के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लिगेंड की क्षारीय प्रकृति ले लो या लुईस क्षारीय प्रकृति, लुईस क्षारीय प्रकृति।
ठीक है, तो संकुल का स्थायित्व जो है वो लुईस क्षारीय प्रकृति की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लिगैंड की क्षारीय प्रकृति जितनी ज्यादा बढ़ेगी, लिगैंड की क्षारीय प्रकृति जितनी ज्यादा बढ़ेगी या जितना प्रबल लुईस क्षार होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, अब अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NH3, NH3, PH3, ASH3। PH3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फेन, और ASH3 को क्या बोलते हैं, आर्सेन। क्या बोलते हैं, आर्सेन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, NH3 जो है, इन तीनों में से प्रबल लुईस क्षार कौन सा है, NH3, और ये है। तो NH3 जो है वो लुईस क्षार प्रकृति क्या हो रही है, घट रही है। सबसे प्रबल क्या है, लुईस क्षार कौन सा है, NH3 है, फिर PH3, फिर कौन सा है, ASH3। ठीक है, तो सबसे प्रबल लुईस क्षार कौन सा है, NH3 है। तो लुईस क्षार प्रकृति या क्षारीय प्रकृति अपन कर देते हैं, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, अब क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है, घट रही है। क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है, घट रही है, तो अब संकुल का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो बढ़ेगा। यहाँ पे NH3, यहाँ पे PH3, यहाँ पे ASH3, ASH3, PH3, ASH3, PH3 एंड NH3। ठीक है, तो लुईस क्षारीय प्रकृति बढ़ने के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व घटता है। ठीक है, और इन तीनों में से सबसे प्रबल क्षार कौन सा है, अमोनिया, फिर PH3, और फिर कौन सा है, ASH3, फॉस्फेन और आर्सेन अमोनिया से कम प्रबल क्षार है। ठीक है, तो ये क्षारीय प्रकृति घट रही है, तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब अपने तीसरा, ये तीसरा था, तो चौथा, लिगैंड की क्षारीय प्रकृति तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट लेंगे अपन, लिगैंड की प्रबलता, लिगैंड की प्रबलता। लिगैंड की प्रबलता क्या होती है, देखो, अब संकुल का स्थायित्व जो है वो लिगैंड की प्रबलता के क्या होता है, समानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व समानुपाती है लिगैंड की प्रबलता, लिगैंड की प्रबलता। ठीक है, तो अब लिगैंड की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी या जितना प्रबल लिगैंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि लिगैंड की प्रबलता बढ़ने के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, जितना प्रबल लिगैंड होगा, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब लिगैंड की प्रबलता जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, लिगैंड की प्रबलता जो है वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी SCS श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है। लिगैंड की प्रबलता, लिगैंड की प्रबलता जो है वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द्वारा क्या की जाती है, लिगैंड की प्रबलता निर्धारित की जाती है। तो स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज SCS, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज के आधार पर या स्पेक्ट्रोकेमिकल या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिगैंड की प्रबलता कैसे निर्धारित होती है, तो वो हम देखते हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार देखो, लिगैंड की प्रबलता क्या होती है, प्रबलता का क्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिगैंड की प्रबलता का क्रम होता है। सबसे पहले कौन सा लिगैंड आएगा, कार्बन दाता लिगैंड सबसे प्रबल होता है, कार्बन दाता।
ठीक है। फिर होते हैं नाइट्रोजन दाता लिगेंड। नाइट्रोजन दाता लिगेंड जो होते हैं के बाद आता है, फिर आता है ऑक्सीजन दाता लिगेंड। फिर कौन से आते हैं लिगेंड? ऑक्सीजन दाता लिगेंड। ठीक है। उसके बाद आते हैं हैलाइड दाता लिगेंड। ठीक है। हैलाइड, हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, दाता लिगेंड। ठीक है। तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिगेंड की प्रबलता जो है वो इस क्रम में निर्धारित की जाती है। तो सबसे प्रबल कौन से होते हैं? कार्बन दाता लिगेंड होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन दाता, उसके बाद ऑक्सीजन दाता, और उसके बाद कौन से? हैलाइड दाता लिगेंड प्रबल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार्बन दाता लिगेंड कौन कौन से है? तो देखो CO जो है वो क्या है? कार्बन दाता लिगेंड है। इसमें दाता परमाणु कौन सा है? कार्बन। ठीक है। इसकी तरह से CN। ठीक है। अब ये दोनों ही क्या है? कार्बन दाता लिगेंड है। पर इन दोनों में CO जो है वो CN से क्या है? प्रबल है। CO लिगेंड जो है CN लिगेंड से क्या है? प्रबल है। ठीक है। CN माइनस। अब हम नाइट्रोजन दाता लिगेंड की बात करें तो नाइट्रोजन दाता लिगेंड में EN, ये क्या है? EN क्या है? एथिलीन डाई एमीन। ठीक है। फिर इसके बाद NH3। ठीक है। ये क्या है? NH3 है, एमीन है। फिर हम अगर ऑक्सीजन दाता लिगेंड की बात करें तो H2O और OH माइनस। ठीक है। फिर अगर हम X दाता यानी कि हैलाइड दाता लिगेंड की बात करें तो F माइनस और फिर Cl माइनस। ठीक है। तो ये क्या है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिगेंड की प्रबलता का क्रम है। पहले कार्बन दाता लिगेंड, फिर नाइट्रोजन दाता लिगेंड, फिर ऑक्सीजन दाता लिगेंड और फिर हैलाइड दाता लिगेंड। ठीक है। और संकुल का स्थायित्व क्या होता है? लिगेंड की प्रबलता के क्या होता है? समानुपाती होता है। जितना प्रबल लिगेंड होगा संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये था अपने चौथा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 5 पर। नंबर 5 पर कौन सा पॉइंट आता है? लिगेंड की, ये तो हो गया किलेट प्रभाव। नंबर 5 पर कौन सा आता है? किलेट प्रभाव। देखो बहुदंतुक लिगेंड के साथ निर्मित संकुल क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। बहुदंतुक लिगेंड के साथ निर्मित संकुल का स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है। अब किलेट प्रभाव क्या होगा कि बहुदंतुक लिगेंड द्वारा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? किलेट प्रभाव को। बहुदंतुक लिगेंड द्वारा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? किलेट प्रभाव बोलते हैं। ठीक है। तो बहुदंतुक लिगेंडों के साथ निर्मित संकुल का स्थायित्व अधिक होता है। बहुदंतुक लिगेंडों के साथ निर्मित संकुलों का स्थायित्व, उन का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। अतः किलेट प्रभाव क्या होगा कि बहुदंतुक लिगेंड द्वारा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? किलेट प्रभाव कहते हैं। अतः बहुदंतुक लिगेंड द्वारा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि, स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? किलेट प्रभाव कहते हैं। ठीक है। बहुदंतुक लिगेंड द्वारा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? किलेट प्रभाव कहते हैं। अब ये वर्ड आता है दंतुक। दंतुकता किसे कहते हैं? पता है किसी को दंतुकता किसे कहते हैं? देखो अगर लिगेंड में जो दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु धातु आयन के साथ जितने बंध के साथ जुड़ा होता है वो उसकी क्या कहती है? दंतुकता कहलाती है। ठीक है। जैसे हम EN की बात करते हैं,
एथिलीन डाई एमीन की बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या से होती है, वहां दिख नहीं रहा है, ठीक है। ईएन की बात करते हैं हम। ईएन की स्ट्रक्चर क्या होती है, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन है। अब ये धातु धनायन के साथ ये क्या है, Mn+, ठीक है। ये कैसे क्रिएट वलय बनाता है, देखो NH2 CH2 CH2 और NH2। अब इनमें दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। इस एथिलीन डाइएमीन में दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये जो दाता परमाणु है धातु आयन के साथ कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है ना। दाता परमाणु धातु आयन के साथ कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है। तो इसकी दंतुकता क्या होगी, 2। क्या होगी दंतुकता, ईएन की दंतुकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब हम इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं दंतुकता का, कि CO3 2- की बात करते हैं। CO3 क्या हुआ, CO3 2- की बात करते हैं। इसमें देखो ये Mn+, ठीक है। ये कैसे बनाता है पहले वो देखते हैं, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन O, ठीक है। अब इसमें दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है यहाँ पे दाता परमाणु, CO3 2- में कार्बोनेट में दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। अब ये दाता परमाणु जो है वो धातु धनायन के साथ कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है। तो इसकी दंतुकता कितनी हो गई, CO3 2- की कितनी होगी दंतुकता, 2, ठीक है। इसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, Mn+ ऑक्सीजन, ठीक है, और Mn+ C डबल बॉन्ड O और O-, ठीक है। ये भी CO3- का एग्जाम्पल है, ये भी CO3 2- का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है, कितने ऑक्सीजन दाता परमाणु के साथ बंध बना रहा है, एक ऑक्सीजन दाता परमाणु के साथ बंध बना रहा है। तो अब इसकी क्या होगी दंतुकता, 1 होगी। इसकी दंतुकता क्या होगी, 1 होगी। इसमें क्या होगी दंतुकता, इसकी 2 होगी। CO3 2- जो है वो परिवर्तित दंतुकता दर्शाता है, तो अभी 2 भी दर्शाता है और 1 भी दर्शाता है, ठीक है। ये वाली संरचना कैसे थी जो पहले बनाई थी, वो इसमें दोनों ही ऑक्सीजन दाता परमाणु जो है वो कितने दाता परमाणु जुड़े हुए धातु धनायन से, 2 दाता परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी दंतुकता क्या होगी, 2 हो गई। और इसमें एक दाता परमाणु धातु धनायन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी दंतुकता क्या हो जाएगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस तरह से दंतुकता का अपन निर्धारण करते हैं। तो ये हो गई दंतुकता। अब क्या था, अपन कहाँ थे कि बहुतंतुक लिगैंड के साथ निर्मित संकुल का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है, और बहुतंतुक लिगैंड द्वारा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को क्या बोलते हैं, किलेट प्रभाव बोलते हैं। किलेट प्रभाव पढ़ते थे अपन, है ना, किलेट प्रभाव पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। NH3 EN ट्राई-EN और EDTA, ठीक है। अब NH3 क्या है, NH3 है मोनोडेंटेड लिगेंड। इसकी दंतुकता कितनी है, 1 है। EN की दंतुकता कितनी है, 2 है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ट्राई-EN की दंतुकता कितनी है, 3 है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। और EDTA की दंतुकता कितनी होती है, 6 होती है। ये क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। तो अब देखो दंतुकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। दंतुकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ दंतुकता। अब स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व भी बढ़ेगा। बहुतंतुक लिगैंड के साथ बना संकुल क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है। तो इस EDTA के साथ बना संकुल क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। ये क्या है, ये तीनों ही क्या है, बहुतंतुक। और सबसे ज्यादा बहुतंतुक लिगैंड क्या है, EDTA, जिसकी दंतुकता कितनी होती है, 6 होती है, या फिर कभी कभी ये 4 भी दर्शाता है, ठीक है। तो इसके साथ बना संकुल क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा।
उल्टे चिन्ह लगा लिए मैंने। तंतुकता बढ़ रही है तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तंतुकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो संकुल का स्थायित्व भी बढ़ेगा। ठीक है, NH3 EN, लिगैंड की तंतुकता बढ़ रही है, ट्राई और EDTA, लिगैंड की तंतुकता बढ़ रही है और बहुतंतुकता लिगैंड के साथ बना संकुल क्या होता है, स्थायित्व होता है। और किलेट प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, किलेट प्रभाव क्या है, बहुतंतुक लिगैंड के साथ, बहुतंतुक लिगैंड द्वारा निर्मित संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को क्या बोलते हैं, किलेट प्रभाव बोलते हैं। तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे NH3 EN, यहाँ पे ट्राई EN, यहाँ पे EDTA। ठीक है, तो ये है अपने किलेट प्रभाव। क्या है ये, किलेट प्रभाव है, जिसमें बहुतंतुक लिगैंड के साथ निर्मित संकुल का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। फिर आता है अपने किलेट वलय की संख्या। किलेट वलय की संख्या की बात करें अपन, कौन सा ये पॉइंट था, 5वां पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पर आता है किलेट वलय की संख्या। नंबर 6, किलेट वलय की संख्या। अब किलेट वलय की संख्या बोल दो या फिर यूं बोल दो बहुतंतुक लिगैंड की संख्या। यूं बोल दो बहुतंतुक लिगैंड की संख्या। ठीक है, दोनों में क्या होता है, संकुल का स्थायित्व जो है वो इन दोनों के ही समानुपाती है। संकुल का स्थायित्व जो है वो इन दोनों के ही समानुपाती है, यानी कि किलेट वलय की संख्या बढ़ने के साथ क्या होगा, संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा। या फिर यूं कह दो बहुतंतुक लिगैंड की संख्या बढ़ने के साथ भी संकुल का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, किलेट वलय की संख्या बढ़ने के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। संकुल का स्थायित्व क्या हो जाएगा, इन दोनों के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, वलय की संख्या, किलेट वलय की संख्या। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिगेंड है एक Ni, निकल का लिगेंड है NiNH3 का होल 4, NiNH3 का होल 4 En2+। ठीक है, दूसरा लिगेंड, दूसरा संकुल है NiNH3 का होल ट्वाइस En2+। तीसरा संकुल है NiEn का होल थ्राइस 2+। अब देखो, पहले हम बहुतंतुक लिगैंड की बात करते हैं। ठीक है, बहुतंतुक लिगैंड की संख्या बढ़ने के साथ संकुल का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो, NH3 क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, एक दंतुक लिगैंड है। EN क्या है, दो दंतुक लिगैंड है या द्विदंतुक लिगैंड है, मतलब इसकी दंतुकता इससे ज्यादा है। ठीक है, तो बहुदंतुकता लिगैंड की संख्या बढ़ने के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे EN है 1, यहाँ पे EN हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पे EN हो गया 3, तो यहाँ पे बहुदंतुक लिगैंड की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात बहुदंतुक लिगैंड की संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं किलेट वलय की संख्या की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिख जाएगा नीचे स्ट्रक्चर, ऊपर बनाती हूँ। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। Na2+ है क्या, नीचे अब करना पड़ेगा इसकी कटिंग। ठीक है, कितने NH3 है, 4 NH3 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, और EN कितना है, एक EN ही है। ठीक है, तो ये एक किलेट वलय बनाएगा। फिर दूसरा कौन सा है, ये वाला है,
इसमें NH3 कितने हैं? 2 है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? NH3 NH3 और ये कितने हैं? 2 है, तो ये 2 किलेट वाले बनाएगी। ठीक है, तीसरी क्या है? ठीक है, इसमें NH3 एक भी नहीं है। कितने EN है? 3 EN है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात, इस संकुल की बात करते हैं, तो यहाँ पे किलेट वलय कितनी है? 1 किलेट वलय। यहाँ पे कितनी है किलेट वलय? 1 और 2, 2 किलेट वलय। यहाँ पे 1 2 3, 3 वलय, किलेट वलय। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि संकुल का जो स्थायित्व है वो किलेट वलय की क्या होता है? संख्या के समानुपाती होता है। तो किलेट वलय की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे 1 किलेट वलय है, 1 किलेट वलय है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है? 2 किलेट वलय है। यहाँ पे कितनी है? 3 किलेट वलय है। ठीक है, तो किलेट वलय की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा? बढ़ेगा, यही क्रम रहेगा। ठीक है, क्रम क्या रहेगा? यही क्रम रहेगा। ये किलेट वलय की संख्या वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, या फिर यूं कह दें कि बहुतंतुक लिगेंड की संख्या बढ़ने के साथ क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पॉइंट नंबर 6 से था किलेट वलय की संख्या। अब अपने नंबर 7 पर आता है किलेट वलय में परमाणुओं की संख्या। किलेट वलय में परमाणुओं की संख्या, या फिर यूं कह दो किलेट वलय का आकार। किलेट वलय में परमाणुओं की संख्या या किलेट वलय का आकार। नंबर 7 पे किलेट वलय में परमाणुओं की संख्या या किलेट वलय का आकार। किलेट वलय का आकार देखो, सामान्यतः क्या होता है? 3 4 5 6 परमाणु युक्त किलेट वलय बन सकती है। 3 4 5 6 परमाणु युक्त क्या होती है? किलेट वलय बन सकती है। लेकिन क्या होता है? 3 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है, 3 परमाणु युक्त किलेट वलय क्या होती है? तनाव युक्त होती है। तनाव युक्त होने के कारण क्या होती है? 3 परमाणु युक्त किलेट वलय अस्थायी होती है। किलेट वलय, 3 परमाणु युक्त किलेट वलय तनाव युक्त होने के कारण, तनाव युक्त होने के कारण क्या होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, 3 परमाणु युक्त किलेट वलय तनाव युक्त होने के कारण क्या होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं 4 परमाणु को। तो 4 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है, या 4 जो लिगेंड जो है वो दंतुकता 4 दर्शाते हैं, या 4 परमाणु युक्त किलेट वलय जो होती है वो भी क्या होती है? वो दुर्लभ होती है। वो क्या होती है? 4 परमाणु युक्त किलेट वलय क्या होती है? दुर्लभ होती है। दुर्लभ होने के कारण क्या है? वो भी अस्थायी है। तो 4 परमाणु युक्त किलेट वलय भी क्या होती है? अस्थायी होती है। किलेट वलय भी अस्थायी होती है। ठीक है, अतः इस प्रकृति की किलेट वलय, अतः इस प्रकृति के किलेट वलय युक्त लिगेंड जो है वो अस्थायी परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं। इस प्रकृति की किलेट वलय युक्त लिगेंड जो है, इस प्रकृति की किलेट वलय युक्त लिगेंड जो है, जो 4 परमाणु युक्त है ना, वो वाले 4 परमाणु युक्त लिगेंड किलेट वलय की बात कर रहे हैं। तो 4 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है
4 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है वो भी क्या होती है, स्थायी होती है। अतः 4 परमाणु युक्त 4 परमाणु युक्त किलेट वलय युक्त लिगेंड, 4 परमाणु, या यूं बोल दो कि इस प्रकृति के किलेट वलय युक्त लिगेंड, ये जो इस प्रकृति के किलेट वलय युक्त लिगेंड जो है वो क्या करेंगे, परिवर्तित अस्थायी दंतुकता दर्शाते हैं। लिगेंड अस्थायी परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं, परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकृति के किलेट वलय युक्त लिगेंड, इस प्रकृति के किलेट वलय युक्त लिगेंड जो है वो अस्थायी परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एग्जांपल लिया था CO3 2- का कार्बोनेट का, वो 1 भी दर्शा रहा था और 2 भी दर्शा रही थी दंतुकता। तो ठीक है, तो 4 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है वो अस्थायी परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं। इसलिए 4 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं। इसलिए 4 परमाणु युक्त किलेट वलय क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, जैसे Mn धातु तो नायन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, इसमें दंतुकता कितनी है, 2 है। ठीक है, और अगर हम इसी की CO3 2- की लिगेंड की बात करें, इस लिगेंड की ही बात करें, तो एक इस तरह से भी बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O इसमें एक ही दाता परमाणु धातु नायन के साथ बंध बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, दंतुकता 1 हो गई। ठीक है, दंतुकता क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, जो अस्थायी, ये इस प्रकृति के जो लिगेंड है वो अस्थायी परिवर्तित दंतुकता दर्शाते हैं। तो परिवर्तित दंतुकता दर्शाने के कारण ही जो 4 परमाणु युक्त किलेट वलय है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, इसी तरह से SO4 2- है। ठीक है, PO4 3- है। ठीक है, फॉस्फेट 3- SO4 2- सल्फेट। ठीक है, ये दोनों भी क्या करते हैं, CO3 2- की तरह क्या करते हैं, परिवर्तन से दंतुकता दर्शाते हैं, परिवर्तन से दंतुकता दर्शाते हैं। और कौन कौन सी दर्शाते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो CO3 2- और SO4 2- एंड PO4 3- जो है वो क्या करते हैं, परिवर्तनशील दंतुकता दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो 5 और 6 परमाणु युक्त किलेट वलय की बात करते हैं। तो 5 और 6 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है वो क्या करते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं, स्थायी किलेट वलय बनाते हैं। 5 व 6 परमाणु युक्त किलेट वलय जो है वो स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, 5 व 6 परमाणु युक्त किलेट वलय क्या होती है, 5 व 6 परमाणु युक्त, पहले तो क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है, युक्त किलेट वलय स्थायी होती है, क्या होती है, स्थायी होती है। और इनसे क्या बनेगा, इनसे बनने वाला संकुल भी क्या होगा, स्थायी होगा। तो 3 परमाणु युक्त किलेट वलय क्या थी, अस्थायी थी। 4 परमाणु युक्त किलेट वलय भी क्या थी, अस्थायी थी। लेकिन 5 व 6 परमाणु युक्त किलेट वलय क्या होती है, स्थायी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम EN की बात करते हैं, EN की बात करते हैं तो देखो Mn+ NH2
CH2 CH2, ठीक है। अब ये देखो धातु आयन सहित किलेट परमाणुओं की संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें किलेट वाले कितने परमाणु ये किलेट वाले हैं? 5 परमाणु ये किलेट वाले हैं। इसका एग्जांपल है EN का है, 5 परमाणु युक्त किलेट वाले है, ठीक है। तो ये किलेट वाले स्थायी होती है। दूसरी हम बात करते हैं ग्लाइसिन की, तो Mn प्लस NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये भी कितनी है? धातु आयन सहित तंतुकता कितने परमाणु युक्त है? 1 2 3 4 5, ठीक है। धातु आयन सहित 5 परमाणु युक्त किलेट वाले, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लाइसिन, क्या है? ग्लाइसिन है। ये भी क्या है? 5 परमाणु युक्त किलेट वाले है। क्या है? 5 परमाणु युक्त किलेट वाले है। तो ये 5 परमाणु युक्त किलेट वाले क्या होती है? स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है, ठीक है। इसी तरह हम 6 परमाणु युक्त किलेट वाले की बात करें तो 6 परमाणु युक्त किलेट वाले जो होती है वो क्या करती है? अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है। अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है। 6 परमाणु युक्त किलेट वाले अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ACAC, एसिटिल एसिटोनेटो, ठीक है। ACAC की बात करते हैं तो देखो CH क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, M N प्लस, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या है? CH3 है, ठीक है। ये क्या है? AC है, एसिटिल एसिटोनेटो, ठीक है। एसिटिल एसिटोनेटो है। तो ये क्या करेगा? अनुनाद द्वारा ये जो किलेट वाले है 6 परमाणु युक्त ये जो किलेट वाले है वो क्या करेगी? अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करेगी। जैसे CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Mn प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी क्या है? CH3 है। तो ये क्या है? ACAC एसिटिल एसिटोनेटो। ये क्या है? 6 परमाणु युक्त किलेट वाले है जो अनुनाद द्वारा क्या करती है? स्थायित्व प्राप्त करती है। तो लास्ट में क्या आया कि 5 और 6 परमाणु युक्त किलेट वाले क्या होती है? स्थायी होती है। 3 और 4 परमाणु युक्त किलेट वाले क्या होती है? अस्थायी होती है, ठीक है। तो ये था किलेट वलय में परमाणुओं की संख्या या किलेट वलय का आकार, ठीक है। किलेट वलय का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, या किलेट परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने आता है लिगैंड की त्रिविम बाधा। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिगैंड की त्रिविम बाधा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।